जय हिंद मेरे प्यारे दोस्त साथी। वेलकम टू जीएस क्लासेज। जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं, हम सब बात करने वाले हैं क्लास 10वीं के मैथमेटिक्स के एक लेसन जिसका नाम है दो चर में रैखिक समीकरण युग। दो चर में रैखिक समीकरण युग जो एनसीईआरटी बेस पे तीसरा लेसन है, और आज हम लोग इसका कंप्लीट थ्योरी को देखने वाले हैं। मतलब लेसन 3 को कंप्लीट करने के लिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग को कंप्लीट करने के लिए आपको बेसिक कंसेप्ट को जानना जरूरी है। जब तक आप बेसिक कंसेप्ट को नहीं समझिएगा, आपको पता है कि गणित के एक भी सवाल नहीं सॉल्व होने वाली है। तो गणित की ये जो लेसन है, इस लेसन के सवालों को सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग थ्योरी, और स्ट्रॉन्ग थ्योरी के लिए हम आज आपके साथ उपस्थित हैं ताकि इस लेसन का एक स्ट्रॉन्ग थ्योरी हम आपको प्रदान करें, जिससे आप किसी भी पब्लिकेशन का बुक हो, अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप निश्चित ही बताएं, निश्चित ही उसको सॉल्व करें। और आपको पता है मेरे प्यारे दोस्त साथी, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है उसका बेसिक कंसेप्ट, और दूसरी बात ये कि आपको कलम, कॉपी और बुक 3 का सहायता लेते हुए उन चीजों को आपको सॉल्व करना पड़ता है। आप उसको देकर नहीं कहते हैं कि क्वेश्चन बन जाएगा, भाई साहब उस क्वेश्चन को बनाओ, तब तुम्हें पता चलेगा कि ये तो क्वेश्चन तुमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इस क्लास में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं क्या है समीकरण, क्या है व्यंजक, और समीकरण कितने प्रकार के, और वो भी जो समीकरण है उसमें से रैखिक समीकरण युग क्या है, उसका व्यापक रूप क्या है, वो कैसे दिखता है। 1000 समीकरण दे दिया जाए और उसमें से पूछा जाए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग कौन है, तो आप उसको आसानी से बता सकते हैं। कितने विधियों से इसको सॉल्व किए जाते हैं, इन तमाम चीजों को जानेंगे। कौन कौन विधि है, क्या है आलेखीय विधि, क्या है विलोपन विधि, क्या है प्रतिस्थापन विधि, क्या है ब्रज गुणन विधि, इन चीजों को हम लोग समझने वाले हैं। साथ ही साथ देखेंगे कि जो व्यापक इसका रूप मिलता है उसमें हल करने का क्या क्या शर्त है, इन चीजों को हम लोग शुरू करेंगे। तो शुरू करने से पहले मेरे प्यारे दोस्त साथी, आप सब एक बार इस क्लास को कंफर्म कर दीजिएगा, और क्लास को कंफर्म, यदि आप पहली बार इस चैनल पे हैं तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने मित्र दोस्त साथी सबके पास शेयर कर दीजिएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक ले देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि क्या है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग का एक बेसिक कंसेप्ट, और वो भी हमसे आप गणित सीखिए। हम आपको बताएंगे कि गणित के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किए जाते हैं, कैसे उसकी थ्योरी को याद किए जाते हैं, कैसे उसमें तमाम जो चीजें हैं उसको हम लोग अपने दैनिक जीवन में उतारते हैं। चलिए, तो आप सबको इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है, और आप आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले चीजों क्या जानेंगे, क्या समझेंगे, ये रहा। चलिए, सबसे पहले इस लेसन का नाम है, जैसे कि आप देख रहे हैं लेसन 3 की बातें कर रहे हैं, और लेसन 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, इसको समझेंगे क्या है ये सारी चीजें। इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले जरूरी चीजें जो है वो जानेंगे, वो है समीकरण। क्या है समीकरण, समीकरण को समझेंगे मेरे प्यारे दोस्त साथी। जैसे कि हम आपको बताए थे पहले कि पिछले क्लास में जब लेसन हम आपको बहुपद बताए थे, तो वहां पे हम आपको बताए थे बहुपद में, यदि आप नहीं देखे हैं बहुपद के क्लासेज, तो वास्तविक संख्या, बहुपद, इनकी क्लासे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जाकर वहां से आप वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, बहुपद की बात करते हुए हम आपको पद बताए थे, और पद के तौर पे एक चर था, चर को चल भी कहा गया, और दूसरा जो था अचर था, ठीक है। क्या था, अचर, अचर को अचल भी कहा जाता है, अचर को अचल भी कहा जाता है। वही जो चर है, चर को अंग्रेजी में वेरिएबल्स कही जाती है। क्या कही जाती है, वेरिएबल्स, ठीक है। और अचर को कांस्टेंट कहा जाता है, कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट कहा जाता है। और आपको बता देना चाहते हैं कि चर क्या होता है, जिसका मान बदल जाता है किसी न किसी सिचुएशन, किसी ना किसी स्थिति में जिसका मान बदल जाए उसको कहते हैं चर। उसको क्या कहते हैं भाई साहब, चर कहते हैं। और चर के तौर पे x, y, z ये हो गया। इसके बाद
अचर कौन है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कोई संख्या है। तो ये तमाम चीजें जो है ना अचर है, जिसका मान किसी भी सिचुएशन में नहीं बदलता है। इसके लेकर हम बहुपद में आपको बहुत अच्छी तरह से समझा दिए हैं, उसको आप निश्चित तौर से देख लीजिएगा लेसन 2। ठीक है, तो बात करेंगे चर और अचर। आपको बता देना चाहते हैं कि जब ये दोनों का संयोग होता है, जब चर और अचर के बीच में प्लस माइनस गुना भाग का सिंबल आ जाते हैं, तो ये समस्त चीजें जो होती है वो कहलाती है आपका पद। क्या कहलाता है? पद कहलाता है। कहने का मतलब ये सब कुछ तो पद है। और जैसे हम आपके सामने x क्या है तो कहिएगा सर चर है, और 3 क्या है तो अचर है। अब भाई साहब इसके बीच में प्लस लग गया, अब क्या है तो इसका नाम व्यंजक है। क्या नाम है भाई साहब? व्यंजक है। x - 3 क्या है? व्यंजक है। 3 × x क्या है? व्यंजक है। क्या है? 3/x क्या है? व्यंजक है। मेरे प्यारे दोस्त साथी, जब दो व्यंजकों की तुलना, जैसे यहाँ x + 3 हो गया और बराबर हमने 3x, जब ये दो व्यंजकों की तुलना, एक व्यंजक ये है और दूसरा व्यंजक ये है, जब दो व्यंजकों की तुलना हम बराबर से कर दिए तो अब समस्त पद जो है वो समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समीकरण कहलाएगा। तो समीकरण का एक बेहतर तरीका से जो परिभाषा है, वो परिभाषा क्या है? कहता है कि जब दो व्यंजकों की तुलना बराबर से कर दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं समीकरण। क्या कहते हैं भाई साहब? उसको कहते हैं समीकरण। तो भैया समीकरण की जो अगर परिभाषा की बात किया जाए, समीकरण जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इक्वेशन, और इक्वेशन जो शब्द है, इक्वेशन जो शब्द है, ये इक्वेशन किस वर्ड से मिलकर बना है आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो कहता है जब दो व्यंजकों की तुलना किससे कर दिया जाता है? जब दो व्यंजकों की तुलना बराबर से कर दिया जाता है, तो जब अब समस्त पद, जो पद प्राप्त होते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं समीकरण। क्या कहते हैं गुरु? उसको कहते हैं समीकरण। यानी जब दो व्यंजकों की तुलना बराबर से कर दिया जाता है तो उसको क्या कही जाती है? उसको कही जाती है समीकरण। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। समीकरण में हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो समीकरण है वो समीकरण जो है 3 वर्ड से मिलकर बना है। जो समीकरण है, समीकरण का इंग्लिश जो होता है इक्वेशन होता है, और इक्वेशन जो है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक वर्ड है इक्वल, ठीक है, इक्वल है। किससे बनकर बना है? इक्वल। और इक्वल का मतलब क्या होता है? बराबर। इक्वल का मतलब क्या होता है? बराबर। मतलब बराबर का चिन्ह दिखनी चाहिए। तो ये रहा समीकरण का मतलब। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे हमने समीकरण के तौर पे कुछ उदाहरण भी लिए हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यानी x² + 3x + 2 = 0 समीकरण है। यहां देखिए x + 7 = 0 8 समीकरण है। क्योंकि दो व्यंजकों की तुलना या दो पदों की तुलना जब बराबर से कर दिया जाता है तो उसको क्या कही जाती है? उसको समीकरण कही जाती है। मेरे प्यारे दोस्त साथी, अब आगे बढ़ते हैं। समीकरण कई प्रकार के होते हैं, उनके प्रकारों को समझने का भरपूर प्रयास करेंगे। चलिए, समीकरण कई प्रकार के होते हैं, उस समीकरण को जानने का हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे, समीकरण के प्रकार को। तो अगला जो हम लोग का हेडिंग है, वो हेडिंग क्या है? समीकरण के प्रकार। क्या भाई साहब? समीकरण के प्रकार। आइए देखिए, आपके सामने यहाँ पे कुछ चीजें नोट की गई है, उसको समझने का आप भरपूर प्रयास कीजिए। मेरे प्यारे दोस्त साथी, अगर बात किया जाए समीकरण को लेकर, तो जो समीकरण है उसको इक्वेशन कहते हैं। और यहाँ पे समीकरण 3 प्रकार के देखने को मिला। ठीक है, जो हम लोगों को पढ़ना है उसकी बात कर रहा है, जो हम सबको पढ़ना है उसकी बात कर रहा है। समीकरण, एक समीकरण जिसको कहते हैं एक घातीय समीकरण, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण। भाई साहब, समीकरण कौन कौन हुआ? एक घातीय समीकरण, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण। एक घातीय समीकरण को मेरे प्यारे दोस्त साथी कहते हैं, एक और नाम जानते हैं, उसका नाम है रैखिक समीकरण। कौन समीकरण? रैखिक समीकरण। एक घातीय को रैखिक समीकरण कहते हैं, द्विघात को वर्ग समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग समीकरण कहते हैं। और त्रिघात को घन समीकरण कहते हैं।
आप इसका नाम नहीं सुने होंगे, फिर भी हम आपको बताते हैं क्या क्या है। घातीय को रैखिक समीकरण, द्विघात को वर्ग समीकरण, त्रिघात को घन समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? घन समीकरण कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्त साथी, अगर बात करें तो जो रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण को अंग्रेजी में लीनियर इक्वेशन कहते हैं, द्विघात समीकरण को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, और त्रिघात समीकरण को क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूबिक इक्वेशन। और मेरे प्यारे दोस्त, अगर बात किया जाए कि ये दिखता कैसे है, किस तरह से एक घातीय दिखता है, कैसे द्विघात दिखता है, कैसे त्रिघात दिखता है, तो आइए इसको आप देख लीजिए। जो दिखने का बात है उसको कहते हैं व्यापक रूप। कैसे दिखता है, व्यापक रूप कहते हैं। और व्यापक रूप का मतलब होता है, यहां पे बात करेंगे तो किस चीज को लेकर? जनरल फॉर्म को लेकर बात करेंगे। जो जनरल फॉर्म है, फॉर्म है ना, फॉर्म है, फॉर्म नहीं, फॉर्म है, फॉर्म जनरल फॉर्म। जो जनरल फॉर्म है वो क्या है? जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म इसका रैखिक के लिए, लीनियर के लिए है ax प्लस बी इक्वल 0, जहां a का मान 0 नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब x के अधिकतम घात जब 1 होता है तो उसको रैखिक कहते हैं, जब x का अधिकतम घात 2 हो तो उसको क्या कहते हैं? द्विघात। लेकिन ये बात याद रखना है भाई साहब, x y z नहीं, सीधी बोलिए चर। जब चर का अधिकतम घात 1 होता है तो उसको रैखिक, जब चर का अधिकतम घात 2 होता है तो उसको द्विघात, जब चर का अधिकतम घात 3 होता है तो उसको त्रिघात। भाई साहब, जो बात किया जाता है कि द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है वो ये होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, और त्रिघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो भाई साहब होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल 0, जहां सब में a बराबर नहीं 0 होगी। ठीक है, ये चीजें है। उम्मीद करते हैं कि आपको यहां तक ले क्लास समझ में आई होगी, आगे भी समझ में आएगा, बट आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। लंबा सफर नहीं है, छोटा सा चीज है इस लेसन में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अब देखना क्या है, बारे में बताएं। एक घातीय को रैखिक समीकरण कहते हैं। रैखिक समीकरण के अब प्रकार चल रहा है, हाई दुगो नहीं चलेगा। द्विघात और त्रिघात हम लोग को आगे अगले लेसन में पढ़ाएंगे आपको, लेकिन यहाँ पे केवल प्रॉपर तरीका से हम लोग को पढ़ना क्या है, तब पढ़ना है भाई साहब, केवल ये पढ़ना है। किसको पढ़ना है? रैखिक समीकरण को पढ़ना है। ठीक है, रैखिक समीकरण ही पढ़ना है, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है, रैखिक समीकरण पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो रैखिक समीकरण को प्रॉपर तरीका से पढ़ना है हम सबको। देखिए यहां पे बात की जा रही है कि जो रैखिक समीकरण है, जो रैखिक समीकरण है, ये रैखिक समीकरण, ये जो रैखिक समीकरण है, ये चर के संख्या के आधार पर 3 प्रकार के होता है। चर के संख्या के आधार पे मेरे प्यारे दोस्त साथी, चर के संख्या के आधार पर जो है ये 3 प्रकार के होता है, चर की संख्या के आधार पे। ठीक है, जब चर 2 गो होगा, जैसे x हो गया, y हो गया, है ना, तो उसको कहेंगे 2 चर में रैखिक समीकरण। 1 होगा, केवल x होगा तो 1 चर में रैखिक समीकरण। जब 2 होगा तो 2 चर में रैखिक समीकरण, और जब 3 होगा तो 3 चर में रैखिक समीकरण। ठीक है, तो यहां पे देख सकते हो कि भाई साहब अगर खाली 1 से क्या है, खाली 1 से, इसमें केवल 1 से ax प्लस b इक्वल 0, तो इसमें केवल 1 है, तो एगो 1 से ना हो, तो एगो 1 से तो कहेंगे 1 चर में रैखिक समीकरण। जिसमें 2 चर हो, जैसे यहाँ पे 1 से और y भी है, जिसमें 2 गो चर है लेकिन घात 1 गो है। ठीक है, तो घात 1 है, पावर 1 है, तो कहेंगे 2 चर में रैखिक समीकरण। जब इसमें 3 गो चर हो, कितना हो, 3 गो चर हो, एगो x हो, y हो, z हो, अब पावर सबका 1 हो, तो इसको कहेंगे 3 घात में 3 चर में रैखिक समीकरण, मतलब 3 गो चर है। ठीक है, अब हम लोगों को पढ़ना क्या है, इसी को पढ़ना है, बाकी किसी चीज को नहीं पढ़ना है। हम लोगों को अब समीकरण के आधार पर पढ़ना है, किसको? ठीक है, रैखिक समीकरण को पढ़ना है किसके आधार पे हो, चर समीकरण के संख्या के आधार पे। समीकरण जो है वो कितने तरह के हो जाएंगे,
तो आइए यहां पे देखिए, आप देख सकते हो कि भाई साहब जो समीकरण है रैखिक समीकरण, आप तो समझ गए हो कि रैखिक समीकरण का मतलब चर की कितनी हो, है ना, दो गो चर वाले की बात हो जा रही है, जहां पे एक का एक्स का बात कर रहे हैं और दूसरा वाई की बात कर रहे हैं। दो चर में रैखिक समीकरण, और दो चर में रैखिक समीकरण को ही हम सब देखने वाले हैं, और ये उसके समीकरण की संख्या के आधार पर ये 3 हो गया, लेकिन चर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी। रैखिक समीकरण हो गया ना, रैखिक समीकरण को चर के संख्या के आधार पर एक्स वाई जेड इसके आधार पर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है ना, जिसमें चर 1 होगा उसको कहेंगे एक चर वाला रैखिक, और जिसमें 2 होगा उसको कहेंगे 2 चर वाले यानी एक्स वाई, और जिसमें 3 होगा उसको कहेंगे 3 चर वाले रैखिक समीकरण। अब हम बात करने वाले हैं कि जो 2 चर वाला है जिसमें एक्स वाई सम्मिलित रहता है उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण जिसमें समीकरण के आधार पे समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 इस आधार पे इसको बांटे गए हैं 3 पार्ट में, जैसे कि आपके सामने यहाँ पे है ना। तो एक को कहते हैं एकल सिंगल जिसमें एक ही इक्वेशन होगा, इक्वेशन कौन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। और सेकंड की बात करें तो उसको कहते हैं द्विकल या युग्म, डबल, ठीक है, या पेयर कहते हैं। इसमें आपको 2 समीकरण देखने को मिलेंगे, कितने, 2 समीकरण, एक होगा a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल 0 तथा a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल 0, ठीक है। तो इसी समीकरण के ऊपर हम सब बात करने वाले हैं, इस कारण से पूरा का पूरा मिलाकर बात किया गया तो कहा गया 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी युग्म मतलब प्रॉपर तरीका से हम लोग को इसके बारे में पढ़ना है। ये क्या है, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0, ठीक। ट्रिकल में भी आता है, ट्रिकल ट्रिपल, है ना। बात करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0, a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल 0। ये आपको यहां पे नहीं बल्कि हाई एजुकेशन जब लीजिएगा, आप जाइएगा 11 क्लास में जाइएगा, वहां पे पढ़ने को मिलेंगे 3 समीकरण को लेकर। अभी प्रॉपर तरीका से हम लोगों का पूरा जो ये लेसन है ये इसी के ऊपर निर्भर करता है। तो हम आपको बता दिए कि रैखिक समीकरण क्या होते हैं, और पूरी बात करते हुए यहां पे लेकर हम आपको आए कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण योग क्या होता है। आपसे बताएं, ठीक ठाक जा रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करने वाले रैखिक समीकरण युग। मेरे प्यारे दोस्त साथी, आपको बता देना चाहते हैं जो रैखिक समीकरण युग में है उसका जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। ये होता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग का व्यापक रूप। अब मेरे प्यारे दोस्त साथी, इसमें कुछ कंडीशन होते हैं। कंडीशन ये होते हैं कि जैसे यहाँ पे 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म आपको दे दिया जाए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है और इसके हल होने का शर्त की बात कर रहा है, ठीक है। तो भाई साहब इस चीज को समझिएगा, जो समीकरण दिया हुआ है, समीकरण क्या है, यदि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 हो तो इस 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल होने का शर्त, अगर भाई साहब इसका a1 और इसका a2 दोनों को एक साथ लीजिए तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। सबसे पहले आप निकाल लीजिए, जैसे यहां पे आपको दिया रहा होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0, ऐसा दिया हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप भाई साहब निकालो a1 अपॉन a2, ठीक है, अलग निकाल लो। उसी तरह से निकाल लो b1 बट्टे b2, ठीक है। इसी तरह से निकालो c1 अपॉन c2, ये निकालो। पहले ये तीनों अलग अलग करके निकालो, और जब ये तीनों आपस में निकालोगे ना, तीनों अलग अलग, उसके बाद 3 को कंडीशन लगा देना। देखो सब में बराबर का कंडीशन लगाना है ना, सब में बराबर है जा बराबर, ठीक है। एक बाद है जा कुछ मत दे, भूल जाना है में बराबर नहीं का चिन्ह लगा देना। एक बार क्या करना है, 2 के बीच में बराबर का चिन्ह दे देना, है जा बराबर का चिन्ह नहीं देना। तो 3 को कंडीशन,
तीनों बराबर, दूगो बराबर नहीं, कोनो बराबर नहीं आपस में, इसके बाद दूगो बराबर एगो बराबर नहीं। तो जब तीनों आपस में बराबर होता है तो इसके लिए हल होने का शर्त है संपाती, आश्रित, संगत। बात समझ रहे हैं ना? अनंत, अनगिनत, ये सारे हल होते हैं। और इसका ग्राफ जो होता है वो सररेखीय होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, समझ लीजिए। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होता है तो हल होता है अनेक। हल कैसा होता है? अनेक हल होता है, अनगिनत हल होता है, अनंत हल होता है, आश्रित हल होता है, संपाती हल होता है, संगत हल होता है। इतनी हल होती है। ग्राफ कैसा होता है? संपाती मतलब सरल रेखीय होता है, सरल रेखीय होता है। ठीक है, कैसा होता है? सरल रेखीय होता है, एक ही को रेखा मिलता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्त साथी, जब कोई आपस में बराबर नहीं होता है तो इसके हल होने का जो शर्त है मात्र एकलौता एक हल होता है, जिसको एक को अद्वितीय कहते हैं। अ का मतलब नहीं, द्वितीय माने दो, मतलब दो हल नहीं, एक हल। तो एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा, प्रतिच्छेदी होगा, अविरोधी होगा, असमानांतर होगा, संगत हल होगा। ये तमाम प्रकार के हल होंगे। कब? जब तीनों बराबर नहीं होता है तब। ठीक है, इसके बाद कहता है कि दो आपस में बराबर हो, एक बराबर ना हो आपस में। यानी कहने का मतलब सीधी सी बात है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2। तो भाई साहब ऐसे सिचुएशन में जो होता है कोई हल देखने को नहीं मिलता है। कह रहा है कोई हल नहीं होगा, अप्रतिच्छेदी होगा, समानांतर होगा, विरोधी होगा, असंगत होगा। याद रखना मेरे प्यारे दोस्त साथी, असंगत हल यही मात्र एक सिचुएशन में होता है, असंगत हल दो सिचुएशन में होता है। तो बात आई हल के जो शर्त है, जो हल करने का शर्त है दो चर वाले रैखिक समीकरण A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल 0 कि हल होने का दो शर्त हो गए भाई साहब। एक हल होने का शर्त हुआ संगत, संगत, ठीक है, संगत हो गया, और दूसरा हो गया असंगत। क्या हुआ? असंगत हो गया। ठीक है, एक हुआ संगत और दूसरा हुआ असंगत। याद रखना मेरे प्यारे दोस्त साथी, संगत हल होने का दो शर्त है और असंगत हल होने का मात्र एकलौता शर्त, वो है कोई हल नहीं। कोई हल नहीं मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2। दो हल होने का शर्त एक होगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसके बाद A1/A2 बराबर नहीं B1/B2। ये संगत हल होने का शर्त है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बहुत बेहतर तरीका से चीजें समझ में आई होगी। अब बात करने वाले हैं कि इसको हल करने की कितनी विधि है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त साथी, इसको हल करने के चार मूलतः विधि है जो तुम्हारे एनसीईआरटी में भी दिया है। पुराने पुराने बुक उठाइए ना तो 6 विधियों का नाम देखने को मिलता है। लेकिन ये मॉडर्न जो आपको बुक मिल रहा है, नया नया जो बुक छपाई हो रहा है, क्यों ना आपका एनसीईआरटी का हो, स्टूडेंट फ्रेंड का हो या किसी भी पब्लिकेशन का हो, तो इसमें मूल रूप से 4 ही प्रोसेस की बात कर रहा है, 4 ही मेथड की बात कर रहा है। वो 4 विधि कौन कौन से हैं? किसको हल करने के लिए? तो इसको हल करने के लिए A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल 0। इसको हल करने के लिए हल करने की विधि, हल करने की जो विधि है वो कौन कौन से विधि है मेरे प्यारे दोस्त? यहां पे जो विधि है वो विधि कुछ ऐसे है। ठीक है, देखिए जो विधि है वो विधि नंबर 1 आलेखीय विधि। कौन सा? आलेखीय। आलेखीय विधि को मेरे प्यारे दोस्त साथी इसको कहते हैं ग्राफीय विधि। क्या कहते हैं? ग्राफीय विधि। एक और नाम इसको जानते हैं लोक चित्र विधि। लोक चित्र विधि, ठीक है, लोक चित्र विधि ये रहता है। साथ ही साथ दूसरा जो है वो है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि दिख रहा है, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। तीसरा जो विधि है उसका नाम है विलोपन विधि या विलुप्त विधि। विलोपन, विलोपन या विलुप्त, विलुप्त, विलुप्त विधि। ठीक,
इसके बाद तीसरा चौथा जो है जिसका नाम है ब्रज गुणन विधि। क्या जी? ब्रज गुणन विधि, ब्रज गुणन विधि। ठीक है आज, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए ब्रज गुणन विधि, ब्रज गुणन विधि। अब भाई साहब अब क्या करेंगे? अब हम लोग एक एक विधियों को समझेंगे, एक एक विधि से कैसे सवाल को सॉल्व किए जाते हैं। जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म आपको दे दिया जाए तो आप कैसे आलेखीय विधि से हल कीजिएगा, प्रतिस्थापन विधि से, उसके बाद विलोपन विधि से, और उसके बाद आप ब्रजगुणन विधि से। इसमें से हम लोग देखेंगे चारों विधि को समझने के बाद आप पाइएगा कि सबसे आसान विधि कौन सा है और आप किसको पसंद करिएगा और किस विधि के साथ आप सवाल बनाना पसंद कीजिएगा। साथ ही साथ आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो विधि है इसमें से आलेखीय विधि या ग्राफीय विधि की अगर बात किया जाता है तो आपके एग्जाम में एक प्रश्न आता है, बहुत सुंदर क्वेश्चन रहता है और वो 5 अंक स्तरीय प्रश्न होता है। ठीक है, तो ना भूलें, इस चीजों को समझें। और अब देखिए हम सब स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा विधि? आलेखीय यानी ग्राफ। अब बात करने वाले हैं कौन सी विधि को लेकर? आलेखीय विधि। आइए समझते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ चलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ चलेंगे कैसे आलेखीय विधि से हल किए जाते हैं। जैसे कि हम आपको बता दिए हैं कि नाम वगैरह लेकर अगर बात करें तो आलेखीय विधि, ग्राफीय विधि या इसको लोक चित्र विधि भी कहते हैं। और जब इसको कहते हैं, जब इतनी विधि के नाम से जानते हैं तो आखिर इसको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले स्टेप को समझते हैं, उसके बाद एक उदाहरण लेंगे और उस उदाहरण की सहायता से हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले यहां पे जो चीजें हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ऐसे दिया रहता है। सबसे पहला स्टेप इसको सॉल्व करने से, स्टेप नंबर 1 कहता है मेरे प्यारे दोस्त साथी कि आप सबसे पहले इसको समीकरण बोलो, समीकरण 1 और समीकरण 2 मानो। क्या क्या मानोगे हो गुरु? समीकरण माना कि सबसे पहले समीकरण 1, समीकरण नंबर 1 तथा 2 माने। ठीक है, माने समीकरण 1 और 2 मानो। ठीक है, उसके बाद समीकरण 1 से चलो, समीकरण नंबर 1 से चलो और x का मान ज्ञात करें। x को चलो और x को स्वतंत्र करो। x को क्या करो? स्वतंत्र करो। ठीक है, स्वतंत्र करो और स्वतंत्र करने के बाद उसके बाद भाई साहब उसके बाद सारणी बनाओ। क्या बनाओ? सारणी बनाओ। ठीक है, सारणी बनाओ। सारणी बनाकर सारणी बनाओ और उसे भरो। सारणी बनाओ और उसको भर दो। इतना करने के बाद उसके बाद आपको पता है क्या करना होगा? उसके बाद आलेख बनाना होगा। उसके बाद x अक्ष और y अक्ष का निर्माण करना होगा। x अक्ष और y अक्ष का निर्माण कीजिए और उसके बाद आप उस x अक्ष और y अक्ष में उसका मान को रखिए। ठीक है, तो ये सारी तरीकाएं हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन लेकर चलते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। मेरे प्यारे दोस्त साथी, एक बहुत सी आसान क्वेश्चन हम आपको लेकर बता रहे हैं, यानी x प्लस वाई बराबर 14 तथा x माइनस वाई बराबर आपको ले लेते हैं 4 को आलेखीय विधि से हल करे। ठीक है, आलेखीय विधि से हल करे। अब आइए, जब ऐसा सिचुएशन है तो आप सबसे पहले समीकरण मानो भाई। माना कि मान लो इसको x प्लस वाई बराबर 14 समीकरण नंबर 1 बोलो। फिर उसी तरह से दूसरे को x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण नंबर से 2 बोलो। ठीक है, अब क्या करोगे? किसी एक समीकरण से चलो। जैसे हमने चला समीकरण नंबर 1 से,
समीकरण नंबर 1 से चलो। हमने समीकरण 1 से चला। 1 में क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है, 14 है। ठीक है, समीकरण 1 से चले। समीकरण नंबर 1 से चले और उसके बाद क्या करेंगे भाई साहब, तो इसके लिए हम करेंगे सारणी बनाएंगे। क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे, है ना। तो ये प्लस में उधर चला जाएगा माइनस में, तो 14 माइनस हो जाएगा y। अब इसके लिए सारणी बनाएंगे, तो यहां लिखेंगे सारणी। ठीक है, सारणी बनाएंगे और भाई साहब इसमें 1 से y है, तो इसको ना पहले बॉक्स क्रिएट करो, बॉक्स बनाओ। 1, ठीक है, 2, 3 बॉक्स इसको भर दो। ठीक है, 3 बॉक्स बनाओ। ठीक, उसी तरह से अब समीकरण नंबर 2 से चलो। किससे चलोगे, समीकरण 2 से। लिखो यहाँ पे भाई साहब कि समीकरण नंबर 2 से। देखो भाई समीकरण 2 क्या है, तो x माइनस वाई बराबर कितना होगा, 4 होगा। ये माइनस में उस साइड चला जाएगा, प्लस होगा, तो कितना होगा, 4 प्लस वाई। ठीक है, अब इसके लिए भी सारणी बनाओ। ये हुआ सारणी, सारणी नंबर कितना होगा, 2 होगा। ये सारणी नंबर कितना हुआ, 1 हुआ। ठीक है, अब सारणी नंबर 1 और 2 लेकर चलो, तो यहां भाई इसमें भी कम से कम लेकर चलो, 3 लेकर चलो। ठीक है, 3 ले लो, भर दो इसको। अब इस तरह से सारणी बनाने तो आपको आ जाएगा। इसके बाद सबसे जरूरी चीज होता है सारणी बने हुए टेबल या चार्ट को भरना। ठीक है, सारणी बनाने के लिए बॉक्स हम लोग बना लिए, इसको भरेंगे तब जाकर आलेख खींच पाएंगे। ठीक है, तो अब क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्त साथी, अब इसको ना ऐसे करते हैं, इसको भरना शुरू करते हैं। तो आप इसको कैसे भरोगे, तो यहां पे जो समीकरण तुम बनाए हैं इसको भरने के लिए इसको लेकर आओ। यानी क्या लेकर आओगे, x बराबर 14 माइनस वाई। अब यहां पे स्टार्ट करो, तुम अपने मर्जी से y का मान रख सकते हो। जो राइट साइड में रहता है उसको अपने मर्जी से रखा जाता है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, तो क्यों ना हम स्टार्ट करते हैं इसको 5 से रखना। क्या 5 से रखते हैं, यहां पे हम 5 रख दिए। अगर 5 रख दिए y का मान, तो y वाला बॉक्स में भर दो। अब 14 में से जब 5 को घटाओगे तो तुम्हें मिलेगा 9। चलो ठीक है भाई साहब, हमने 9 रख दिया। इसी तरह से तुम रखो, अब 6 रखो, 6 रखो, 7 रखो। 6 रखोगे तो आएगा 8 और 7 रखोगे तो आएगा 7। ठीक है, 1 भर गया। उम्मीद करते हैं आपको इस चीज को समझ में आया होगा। उसी तरह से इस बॉक्स को भरना है, 1 से शुरू करो। y का मान 1 रखो, जैसे 1 रखोगे तो होगा तुम्हारा x का मान 5। 2 रखो, 2 रखोगे तो मिलेगा तुम्हें कितना मिलेगा, 6 मिलेगा, है ना। 3 रखो, 3 रखोगे तो तुम्हें कितना मिलेगा, 3 रखोगे तो 7 मिलेगा। ये भी बॉक्स भर गया। ठीक है, तो दोनों सारणी जब भर जाता है तब एक नए पेज लेते हैं और उस नए पेज में या आपका जो ग्राफ पेपर होता है उस ग्राफ में जाओगे, ग्राफ पेपर लोगे। तो इसमें ग्राफ में लेने के बाद ऐसे तुमको ग्राफ वगैरह पेपर मिल जाएगा। ठीक है, जब ग्राफ पेपर मिलेगा तो इसमें अक्षों का निर्माण करना भैया। इसमें क्या करोगे, अक्षों का निर्माण करना। ठीक, हम अक्ष बना रहे हैं, है ना। जैसे यहां पे हमने बना दिया ये, ठीक है, ऐसे करके ऐसे हम बना दिए। ठीक है, और इधर चला गया। ठीक, ऐसे ग्राफ पेपर तुम्हें मिलेगा, अपना बना लेना। इसमें थोड़ा सा और देखियो, इसमें क्या क्या दिया है। x में अधिकतम 9 तक ले जाना है, x में अधिकतम 9 तक ले जाना है, y में 7 तक जाना है। तो 9 तक जाना होगा, 7 तक जाना होगा। चलो भैया, 9 तक 7 तक, उस साइड 9 तक जाना है, तो यहां ले लो 1। ठीक है, 1, यहां ले लो 2, यहां ले लो 3, यहां ले लो 4, यहां ले लो 5। ठीक है, यहां ले लो 6, यहां 7, यहां 8 और यहां 9, यहां 10। ठीक है, और अधिकतम इसमें 5 तक ले 1। ठीक है, 1 2 2 3 3, यहां 4 4, यहां 5 5, यहां 6 6, यहां 7 7, यहां 8 8। ये कौन सा अक्ष होगा भैया, ये y अक्ष होगा। नीचे कौन होगा, y डैश अक्ष होगा। ठीक है, ये कौन होगा, x अक्ष होगा। इस साइड कौन होगा, इधर x डैश अक्ष होगा। क्या होगा, x डैश अक्ष। ठीक है, तो x अक्ष y अक्ष हम क्रिएट कर दिए। अब बॉक्स को भरना है, तो इसके बॉक्स को आप भरा जाए। इस बॉक्स को कैसे भरोगे, हाँ, इस बॉक्स को कैसे भरोगे, तो आओ बॉक्स को इस पे उतारना है। सबसे पहले देखो 9 5 8 6, 9 5
9 9 x में 9, x में 9 यहाँ है, अब y में 5 कहाँ है, यहाँ है। तो भाई साहब इसमें 9 और इसमें 5 यहाँ मिलेगा, ठीक है। 9 और 5 जो है यहाँ पे आया, ठीक। अच्छी बात है कि भाई यहाँ मिला दिए, 9 और 5 हो गया। इसके बाद और कौन है, और कौन सा है, तो यहाँ 8 और 6 है। 8 और 6 लेके चलो, 8 इस साइड से 6 इस साइड से, देखो 8 और 6 यहाँ पे मिलेगा तुम्हारा, ठीक है। 8 और 6 हो गया, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद अब लेकर चलना भाई साहब, और कुछ लेकर चलोगे, क्या लेकर चलोगे, तो यहाँ पे है 7 7, दोनों ही ओर से 7, दोनों ही ओर से 7, नीचे से 7 यहाँ पे और यहाँ से 7 यहाँ पे, दोनों यहाँ मिलेगा, ठीक है। ये 7 7 यहाँ पे होगा, 7 7 7 7, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आप इन दोनों को, इसको मिला दो, ठीक है। इसको क्या करो, मिला दो, यहाँ पे इसको ऐसे खींचो, ठीक है, और इसको ऐसे खींचो, ये इधर गया, तो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ये रेखा का निर्माण किया। बाद में बात करेंगे, एक और बनाना है इसी पे, ठीक है, एक और को बनाना है। चलिए तो इसको भी बनाते हैं। यहाँ 5 1 है, x में 5 है, x में 5 5 1 यहाँ पे मिलेगा, 5 1 यहाँ होगा, ठीक है, 5 और 1। इसके बाद फिर 6 2 है, क्या है, 6 और 2, 6 और 2 इस साइड यहाँ पे, 6 2, ठीक है। चलो इसके बाद 7 3 है, कितना है, 7 और 3, 7 3 7 3 भाई साहब, 7 यहाँ 7 इस साइड 3 यहाँ आएगा, ठीक है। अब इस सब को मिला दो, इसको मिलाओगे तो तुम्हें इससे मिलेगा, ठीक है, ये हो गया। अब ये जो मिल गया इसको भाई साहब लिखो, यहाँ कैसे लिखोगे, किसको क्या बोल रहे हो, ये चीज लिखो। जैसे यहाँ पे खड़े हो जाओ, इस बिंदु पर खड़े हो जाओ और नीचे देखो तो नीचे 7 मिलेगा, इस साइड खड़ा होकर देखो इधर भी 7 मिलेगा, 7,7। इस बिंदु पर खड़े हो जाओ, नीचे देखो 8 मिलेगा, x को देखो, y को देखो 6 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे खड़े हो जाओ, नीचे देखो 9 मिलेगा और इस साइड खड़े होकर देखो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, 9,5, ठीक है। इसके बाद भाई साहब इस साइड आओगे तो x का मान हुआ 5, इस साइड मिलेगा 1, 5,1, इस साइड 6 और इधर मिलेगा 2, 6,2, इधर होगा 7 और इस साइड होगा भाई साहब 3, तो 7,3 7,3। अब बात कर रहे हैं किस चीज को लेकर कि ये दोनों कहां कटा हुआ है, तो दोनों जो कटा है 9,5 पे कटा है, अतः अभिष्ट मान यानी दोनों का कटान बिंदु जो है x का मान कितना हुआ 9 और y का मान कितना हुआ 5। तो ये रहा आलेखीय विधि, ठीक है। ये कौन विधि हुआ, आलेखीय विधि। उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज को समझ गए होंगे, कौन सा विधि, आलेखीय विधि, ठीक है। आलेखीय विधि हो गया। इसके बाद प्रतिस्थापन विधि, ब्रजगुणन विधि, है ना, विलोपन विधि, ये सारी विधि है। जैसे अब समझते हैं, ऐसे ही बनता है, बिल्कुल इसी तरह से ये आलेखीय विधि ऐसे बनते हैं। अब बात करेंगे किसको लेकर, तो बात करेंगे प्रतिस्थापन विधि को लेकर, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व किए जाते हैं, इस चीज को ले लो। तो प्रतिस्थापन विधि में वही चीज, क्वेश्चन ले लो उसी क्वेश्चन को, यानी x प्लस वाई बराबर आपका जो 14 था, तो इसको समीकरण 1 बोल दो, और एक हुआ x माइनस वाई बराबर 4, इसको समीकरण नंबर 2 बोल दो, ठीक है। समीकरण 1 और 2 तो ले लिए, अब क्या करना है भाई साहब, तो ऐसे सिचुएशन में इसको लेकर जब चल रहे हो तो प्रतिस्थापन विधि से हल करते समय ये बात को ध्यान में रखना होता है कि किसी एक समीकरण से चला जाता है, क्यों ना आप समीकरण 1 से चलो या 2 से चलो, इस किसी एक समीकरण से चलो और उस समीकरण से चलने के बाद आप ऐसा करो कि x या y का मान निकालो। जैसे हमने चल रहा है समीकरण नंबर 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण नंबर 1 में चलेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना हुआ 14 हुआ। अब ये प्लस में उस साइड गया माइनस में, तो 14 माइनस कितना होगा y होगा, ठीक है।
इसको समीकरण नंबर तुम 3 बोल दो। अब क्या चलोगे, अब समीकरण नंबर जो बच गया है 1 हो गया, 3 हो गया, समीकरण 2 से चलो। ठीक है, किसमें चलोगे, समीकरण नंबर 2 में x का मान रखने पर ठीक है, रखने पर। चलो भाई साहब, इसमें आओगे समीकरण नंबर 2 में, तो ये होगा x माइनस वाई बराबर 4। अब जहां जहां x से x का मान रखो 14 माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 14 माइनस वाई और ये एक y हो गया, बराबर कितना हुआ, 4 हुआ। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे होगा 14, ये -2y होगा, बराबर कितना होगा, 4। ठीक है, इस साइड जाएगा भाई साहब, इस साइड माइनस होगा, इधर आ गया ये माइनस हो जाएगा, रिप्लेस कर दो, खाली स्थान बदल दो। ठीक है, इधर हो जाएगा 2y, इसको घटाओगे तो मिलेगा 10, यानी 2y कटेगा तो तुम्हारा आएगा मान 5, यानी y बराबर हो गया भाई साहब 5। कितना हो गया, 5। निकले हुए y को समीकरण नंबर 3 में लाकर रखो। निकले हुए y का मान किस में लाकर रखो भाई, समीकरण नंबर 3 में। ठीक है, चलिए किससे चलोगे आप, समीकरण नंबर 3 से, क्योंकि y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है भाई साहब, समीकरण 3 है x बराबर 14 माइनस वाई, x बराबर 14 माइनस वाई का मान कितना है, 5 है। सो x बराबर कितना होगा, 9 होगा। x का मान कितना आएगा, 9। तो ये निकला हम लोग का x का मान और y का मान। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझे होंगे, है ना। और एक रह गया आपका विलोपन विधि और आपका रह गया ब्रज गुणन विधि। ठीक है, इसको भी हम लोग समझेंगे।